जय भारत स्टूडेंट्स। तो सुपर 3000 सीरीज के डे नंबर 16 जो 26 जनवरी को होने वाला है ये सेशन। तो पहले तो सबसे पहले आप सबको 26 जनवरी रिपब्लिक डे की आप सबको शुभकामनाएं। आज का ही दिन है जब इंडिया प्रजासत्ताक बना था। यहाँ पे पीपल का पावर चलता है, ना किसी पॉलिटिशियन का। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, तो आप सबको उसकी शुभकामनाएं। तो डे नंबर 26 में आप सबका स्वागत है। आज से हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे 3 सेशन में, जिसमें हम फ्लूइड का स्टैटिक प्रॉपर्टीज, फ्लूइड की डायनेमिक्स प्रॉपर्टी जिसमें बर्नौली लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह आता है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके टॉपिक देखते हैं कि अगर मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की बात करूं तो मैं टोटल मोटे मोटे हम 5 टॉपिक में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रेशर कैलकुलेशन। दूसरा जो टॉपिक है वो है आर्किमिडीज लॉ। तीसरा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। फिर जो टॉपिक है वो है विस्कोसिटी, यानी फ्लूइड फ्लो विथ फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पे आइडियल फ्लो मानेंगे हम बर्नौली में, यहां पे हम फ्रिक्शन वाला फ्लो मानेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। अगर वेटेज की बात की जाए बच्चों, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होगा वो है बर्नौली इक्वेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फ्लूइड डायनेमिक्स में भी आता है। दूसरे नंबर की हम बात करेंगे तो वो होगा आर्किमिडीज लॉ, प्रेशर कैलकुलेशन, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में स्टोक्स लॉ भी आता है, न्यूटन्स लॉ भी आता है। सरफेस टेंशन में हमने सरफेस टेंशन का एंगल ऑफ कांटेक्ट देख लिया, सरफेस टेंशन का फोर्स, उसकी एनर्जी कैलकुलेशन, फिर कैपिलरी एक्शन, इन सब की बात करेंगे, वो फोर्थ प्रायोरिटी पे है। ये दोनों छोटे से अलग सेपरेट चैप्टर भी माने जाते हैं जेडब्ल्यू नीट में, लेकिन एनसीईआरटी में ये पूरा कंसेप्ट, पूरे पांचों पांच ये जो टॉपिक है उसको एक सिंगल चैप्टर में बोला गया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो क्वेश्चंस देखते हैं। प्रेशर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो यहां पे जो हमें दिया गया है बच्चों, सबसे पहले वो है कि 2 सिलेंडर है, मान लेते हैं बीच में ट्यूब से कनेक्ट है और ये उसका ओपनिंग क्लोजिंग वाल्व है। इनिशियली ऐसी कंडीशन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया S है और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया S है। इनिशियली यहां पे इसको x1 तक भरा है फ्लूइड से और यहां पे इसको x2 तक भरा है फ्लूइड से। ठीक है, जब इस वाल्व को ओपन करेंगे तो फ्लूइड बैलेंस होगा और दोनों की हाइट सेम हो जाएगी क्योंकि प्रेशर सेम रखना है। तो बोला है यहां पे चेंज इन एनर्जी, यानी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कितना चेंज हुआ होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जो फाइनल सिचुएशन हम ड्रॉ करेंगे, तो फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। यहां पे हमने वाल्व को ओपन कर दिया है, तो दोनों में सेम हाइट का लिक्विड होगा और अब प्रेशर से कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। सेम पहली चीज तो वॉल्यूम भी सेम रहना चाहिए, यानी ये लिक्विड का वॉल्यूम प्लस इस लिक्विड का वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। और दूसरी कंडीशन, दोनों में हाइट सेम रहनी चाहिए। तो इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, AX1 और इसका वॉल्यूम यहां पे A नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया S है, तो SX1 प्लस XS2 मान लेते हैं, ये हाइट है अब X। तो इनका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, SX प्लस SX। तो यहां से हमें X मिलेगा बच्चों, X1 प्लस X2/2, इतना हमें X मिलना है। ठीक है, तो फाइनल हाइट मिल गया। अब मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पहले मैं इनिशियल सिचुएशन की बात करूंगा। तो इस पोर्शन के पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, mg इंटू उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट, जो कितने पे होगा x1/2। इस पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg इंटू सेंटर ऑफ मास की हाइट। तो यू इनिशियल लिखना चाहूं तो m, तो इसका वॉल्यूम में कैसे लिखूंगा, SX1 इंटू रो और डेंसिटी यहां पे d। तो ये हो गया mg
h और सेंटर ऑफ मास की हाइट है x/2 u फाइनल, और इसका भी इनिशियल लिखूंगा तो s x2d g x2/2। अब u फाइनल की बात करेंगे तो दोनों में सेम हाइट है, सेम है, यानी मुझे बस एक का लिख के 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स मैं इसका मानो लिख लेता हूं, तो s x1 प्लस x2/2 ये हो गया इंटू डी, ये हो गया m g, और हाइट कितने पे है x1 प्लस x2/2 बाई 2, वापस से हम और 1/2 करेंगे क्योंकि ये हाइट लेनी है। ठीक है बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास की हाइट है, ये इस लिक्विड की हाइट, उसका हाफ करेंगे तो ये हो गया यू फाइनल, और चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू कितना होगा बच्चों, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अपने पास यू फाइनल का फॉर्मूला है, यू इनिशियल का फॉर्मूला है, ये रहा, तो कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर यहां पे डी आएगा। बड़ी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल कंसेप्ट है। यहां पे सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट भी, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। प्लस जब दो कंटेनर को हम कनेक्ट करें किसी ट्यूब से तो प्रेशर सेम रहता है, जब वाल्व को ओपन करेंगे उस कंसेप्ट से हमें हाइट का भी पता चल जाता है। यहां पे तो 2-3 कंसेप्ट इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बात करेंगे। यहां पे बोला गया है, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे बोला गया है कि ऊपर देखो, पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। मानो ये एक दीवार है और यहां तक किसी और लिक्विड को भरा हुआ है, यहां पे किसी एक लिक्विड को भरा है ρ1 का, और नीचे दूसरी दीवार है, इसकी हाइट 5 है, इसकी हाइट भी 5 है, और यहां पे किसी दूसरे लिक्विड को भरा है ρ2 का, और ये बोला गया है कि जो ρ2 है, नीचे वाला जो ρ2 है वो है 2ρ1 यानी इज इक्वल टू 2ρ1। तो ऊपर वाली जो दीवार है और नीचे वाली दीवार है, उस पे फ्लूइड से जो फोर्स लगेगा उन फोर्स का रेशियो निकालना है। तो मान लेते ऊपर वाली दीवार पे फोर्स लगता है F1, प्रेशर की वजह से नीचे वाली दीवार पे लग रहा है F2, तो मुझे F1/F2 या F2/F1 की क्या पूछा गया है, फोर्स अपर पार्ट टू लोअर यानी F1/F2 निकालना है। ठीक है, तो जब भी वॉल वर्टिकल हो तब सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, जब वर्टिकल वॉल हो, कोई भी शेप हो, और अगर लिक्विड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो फोर्स हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया ऑफ वॉल, सिंपल कंसेप्ट है। तो जैसे मुझे अगर ऊपर वाली वॉल की बात करनी है तो ऊपर वाली वॉल का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका मुझे प्रेशर निकालना पड़ेगा, इनटू उसके एरिया से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये वॉल स्क्वायर है यानी अंदर की ओर भी 10 का लेंथ होगा। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर कितना लिखेंगे, ρ1 g, सेंटर ऑफ मास कितनी डेप्थ पे है 5/2, ये हो गया प्रेशर इनटू एरिया 5 × 10, ये हो गया F1। और F2 की बात करेंगे तो नीचे वाली वॉल पे प्रेशर फोर्स निकालना है, तो नीचे वाली वॉल के जो सेंटर ऑफ मास है उस पे प्रेशर इनटू उसका एरिया। ठीक है, ये चीज आपको क्लास में करवाई होगी। जब भी हमें फ्लैट वॉल पे शेप कोई भी हो, फ्लैट वॉल पे फोर्स निकालना है और अगर लिक्विड यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला है, ये दो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फोर्स ऑन वॉल इज इक्वल टू प्रेशर ऑन सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया ऑफ वॉल। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास का प्रेशर की बात करेंगे तो इसकी वजह से प्रेशर ρ1 g5 प्लस इतने पोर्शन का प्रेशर ρ2 यानी 2ρ1 g5/2 इंटू एरिया 5 × 10, ये हो गया F2। तो F1/F2 करेंगे तो 5/10 यहां पे चला जाएगा, तो यहां पे ρ1 g5 को जाने दो, ρ1 g5 क्या बचा यहां पे 1/2 अपॉन 2। ठीक है ना, ये भी यहां से बचेगा 1 + 1 2 यानी ये हो गया 1/4। इसका आंसर आने वाला है बच्चों 1/4। बस आपको एक कंसेप्ट पता हो फ्लैट वॉल पे फोर्स कैसा निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाओगे और बड़ी आसानी से हो जाएंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस प्रेशर कैलकुलेशन पे, और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नीट में एक बार आ चुका है, जेईई मेन में 2 बार आ चुका है, जेईई एडवांस में 1 बार आ चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन 4 बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो समझ सकते हो कि प्रेशर कैलकुलेशन में क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पे हमें वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो स्ट्रक्चर समझते हैं। एक वर्टिकल ट्यूब है, जिसमें
आधी ट्यूब लिक्विड से भरी हुई है, ठीक है, और वो जो आधी ट्यूब लिक्विड से उसमें भी 2 लिक्विड है, यानी आधी की आधी 1/4 में एक लिक्विड और दूसरे 1/4 में दूसरा लिक्विड। और दूसरी चीज, दोनों लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है, ρ1 ज्यादा है, ρ2 कम है। तो जब भी हम ऐसे लिक्विड को भरेंगे तो सीधी बात है ट्यूब में लिक्विड इस तरीके से बेंट हो जाएंगे। तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है बच्चों, इस वाले पोर्शन में हम कह सकते हैं कि ρ1 का लिक्विड है और इस वाले पोर्शन में ρ2 का लिक्विड है। ρ1 नीचे रहेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो मुझे यहां पे पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा कितना होगा, ये पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, हम जानते हैं जब प्रेशर लिखना होता है तब हम किसी भी पाथ से हम अगर आए तो प्रेशर सेम रहता है। यानी अगर मानो मुझे इस जंक्शन वाला पॉइंट P का प्रेशर लिखना है तो मैं इस पाथ से जो प्रेशर लिखूंगा वही प्रेशर इस पाथ से भी लिखूंगा, दोनों सेम आने वाला है, ठीक है। ये उसका प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। अगर स्टैटिक है तो आप किसी भी पाथ से आओ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर सेम रहता है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। तो पहले तो यहां पे हम थोड़े एंगल्स वगैरह बना देंगे। मुझे इस पॉइंट का प्रेशर लिखना है तो थोड़ा डायग्राम यहां पे ढंग से बना देते हैं। ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये एंगल 90 है और ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। मैं नाम देता हूं A B C D और यहां पे D, इस तरीके से नाम दे देते। तो सबसे पहले हम EP रास्ते से आते हैं प्रेशर लिखते हैं। तो मुझे तो सिर्फ वर्टिकल हाइट देखनी है, तो E से P का डिस्टेंस क्या हुआ, वर्टिकल डिस्टेंस क्या हुआ, तो ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली हाइट कितनी होगी, ये रेडियस R है तो ये वाली हाइट होगी R sin थीटा। और यहां पे भी देखो मुझे ये वाली हाइट चाहिए यहां से यहां तक, तो ये रेडियस R है तो ये होगा R cos थीटा। यानी ये टोटल हाइट कितना हुआ, R sin थीटा प्लस R cos थीटा। तो अगर यहां का प्रेशर मैं 0 मानू तो इस P पॉइंट का प्रेशर इस रास्ते से कितना होगा, ρ2g R cos थीटा प्लस sin थीटा। अब बात करता हूं यहां से, मुझे B से लेके P वाले रास्ते तक का प्रेशर लिखना है। तो देखो B वाली हाइट ऊपर देखो, P वाली इस हाइट पे, P का लेवल देखो यहां पे है और B का लेवल यहां, यानी मुझे इतनी हाइट लेनी है, सिर्फ इतनी हाइट लेनी है। तो मैं आराम से ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये टोटल हाइट A से लेके D तक की हाइट कितनी है, R cos थीटा। ये ट्राइंगल देखो ये रेडियस R है तो AD हाइट कितना है, R cos थीटा। और ये AC हाइट कितना है, AC हाइट तो देखो ये R है, ये इतना R है तो ये वाला R cos हुआ तो ये वाला R sin हुआ। तो AC हुआ R sin थीटा और AD हुआ R cos थीटा। यानी CD कितना होगा, क्योंकि मैं जब B पे प्रेशर 0 लिखूंगा तो P पे लिखूंगा तो मुझे सिर्फ CD हाइट का लिखना है। तो इस रास्ते से प्रेशर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ρ1g CD, यानी वो कितना हुआ, ρ1g R cos थीटा माइनस R sin थीटा। और ये दोनों प्रेशर सेम होंगे, यानी यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों ρ2g R sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर ρ1g R cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां से GR को जाने दो। तो एक और चीज, मानो मैं यहां पे cos थीटा कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा ρ2 tan थीटा प्लस 1 बराबर ρ1 1 माइनस tan थीटा। मुझे tan थीटा ढूंढना है क्योंकि एंगल ढूंढने को बोला गया है। तो यहां से मैं tan थीटा को एक साइड ले लेता हूं, तो यहां से मुझे मिलेगा बच्चों tan थीटा बराबर ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, यानी थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। तो tan इनवर्स, लेकिन देखो यहाँ पे π/2 है, tan इनवर्स π/2, यानी एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा, अपना आंसर आएगा नन ऑफ द दिस। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्फिडेंस रखना है, इस आंसर पे सबसे कम भरोसा होता है नन ऑफ दिस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन सही है और सब सही जा रहा है आखिरी तक तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि नन ऑफ दिस आंसर आ सकता है, ठीक है। अभी तक मैंने पर्टिकुलर इस सीरीज में जितने भी सेशन लिए, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें नन ऑफ दिस आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो आ सकता है नन ऑफ, और ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही थे जिसमें अपना नन ऑफ दिस आंसर आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। होलो शेल है जिसके आउटर रेडियस R है,
और जस्ट सबमर्ज इनटू वाटर और उसकी डेंसिटी 27/8 विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो केविटी की रेडियस क्या होगी? मानो ये वाटर की सरफेस है, अंदर एक गोला है और ये कैविटी वाला गोला है, यानी यहां पे मटेरियल है, आसपास हर जगह फ्लूइड है, अंदर की रेडियस स्मॉल आर, बाहर की रेडियस कैपिटल आर, इस तरीके से। और बोला गया कि ये जस्ट सबमर्ज्ड है यहां पे। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि फ्लूइड इस गोले पे नेट फोर्स 0 लगेगा, यानी इस गोले का जो नीचे mg लगेगा उतना ही उस पे ऊपर लगना है fb। तो मैं पहले fb की बात करता हूं। fb यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g। तो वॉल्यूम तो पूरा आउटर सरफेस वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, तो fb कितना होगा बच्चों? 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो ऑफ वाटर इंटू g। mg की बात करता हूं तो मास, तो देखो सिर्फ इतने वॉल्यूम का मास आएगा, क्योंकि मास तो सिर्फ इतने आर, ये स्मॉल आर से कैपिटल आर तक जो रीजन है उतने में ही मास ऑक्यूपाइड है, अंदर तो कैविटी है उसका कोई मास नहीं है। यानी mg के आने वाले बच्चों 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब वॉल्यूम इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू g, दोनों इक्वल करेंगे तो 4/3 पाई जाने वाला है r क्यूब माइनस r क्यूब, g भी जाने वाला है। रो सॉलिड कितना है यहाँ पे? 27/8 रो वाटर, 27/8 रो वाटर बराबर r क्यूब रो वाटर। रो वाटर को जाने दो, 8 को सामने ले लो, तो 27 r क्यूब माइनस 27 स्मॉल r क्यूब बराबर 8 r क्यूब। तो यहां से हम लिखेंगे 27 स्मॉल r क्यूब बराबर 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 हो जाता है 19 r क्यूब, यानी यहां पे r क्यूब होगा 19/27 स्मॉल r क्यूब। तो यहां पे r होने वाला है बच्चों 19/27 का 1/3 पावर r, इतना आंसर आएगा। अब इसको मुझे ढंग से कैलकुलेट करना है, क्योंकि अजीब नंबर है 19/27 और उसका ऊपर से 1/3 पावर है, ठीक है। तो 19/27 वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो अगर मैं 18/27 करूं तो 2/3 आएगा, ठीक है। तो 2/3 यानी 0.66, उससे थोड़ा ज्यादा यानी 0.7 के आसपास होगा, तो ये होगा 0.7 का 1/3 पावर r। अब 0.7 का 1/3 पावर यानी पहले तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब 0.7 हो, समझ रहे हो? मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब 0.7 हो, तो मैं अब ऑप्शन में देखूंगा। तो जैसे मैं ले लू ऑप्शन नंबर डी, तो ये 1/3 यानी 0.3, इसका क्यूब 0.7 होना चाहिए, तो 0.3 का स्क्वायर 0.27, उसका वापस में करूंगा तो तो ये तो आंसर गलत हो गया। 0.3 का क्यूब करोगे तो 0.08 के आसपास आएगा आंसर, ठीक है। यानी ये तो नहीं हो सकता। 2/3 की बात करो तो 0.66 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो नंबर और छोटा होता जाएगा, मुझे तो 0.7 चाहिए। 4/9 करो तो 0.5 के आसपास है, उसका क्यूब करोगे तो वो तो 0.5 से भी छोटा होगा। 8/9 यानी ये हो गया 8/9, 0.9 के आसपास, उसका क्यूब करोगे तो 0.9 का स्क्वायर 0.81, उसका स्क्वायर 0.7, उसके आसपास आंसर, यानी मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। इस तरीके से भी आपको कैलकुलेशन करना। देखो बच्चों मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब रूट 0.7 है, यानी सॉरी 0.7 का क्यूब रूट कितना होगा, यानी मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब 0.7 है, ठीक है। तो 8/9 यानी 0.9 का क्यूब करूंगा तो वो 0.7 के आसपास आएगा, तो मेरा आंसर यहां पे टिक हो गया। तो थोड़ी बहुत अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझते हो, नंबर के साथ डील करना जानते हो, तो ऐसे भी कैलकुलेशन आप बड़ी अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एयर बबल ऑफ रेडियस 1 इन वाटर, अपवर्ड एक्सेलरेशन 9.8 है, डेंसिटी ऑफ वाटर है यहां पे 1 ग्राम, वाटर सफर्स नेग्लिजिबल। मास, बबल का मास कितना होगा, ध्यान से देखेंगे। एक बबल है जिसका मास m है, वाटर में रखा हुआ है, रेडियस दी और वो ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहां पे इसका मास कितना होगा। सबसे पहली चीज, उसको ऊपर एक्सेलरेट कौन करेगा, FBD बनाएंगे, तो ऊपर लगने वाला है FB, नीचे लगने वाला है बच्चों mg, और यहां पे आपको g दिया गया है। देखो सारे यूनिट CGS में है, यानी हम CGS में ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आंसर भी ग्राम में आ रहा है, यानी मुझे यूनिट कन्वर्जन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो अपनी इक्वेशन बनेगी FB माइनस mg बराबर ma।
तो यहां से m क्या लिख सकता हूं बच्चों, m बराबर हो जाएगा FB अपॉन G प्लस A। FB क्या होने वाला है बच्चों, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ऑफ वाटर इंटू G अपॉन G प्लस A। तो R तो 1 है रेडियस CGS यूनिट में, यानी ये तो 1 हो गया। रो ऑफ वाटर CGS में कितना होता है, वो भी 1 ही होता है डेंसिटी, यानी यहां पे ये दो नंबर तो चले गए, तो ये हो गया 4/3 पाई, G है 980 अपॉन 980 प्लस 10 यानी 990 यानी ये हो गया 4 पाई बाई 3 अपॉन 98 अपॉन 19, यानी ये 1 से, इसका जो आंसर आएगा उसमें से उसकी वैल्यू थोड़ी सी छोटी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ध्यान से देखेंगे, यहां पे पाई है 3.14, उसको 4/3 98/90, यानी यहां पे देखो ध्यान से, मुझे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है। 3.14 से ये देखो, ये उसका आंसर बड़ा करेगा 4/3 और ये उसकी वैल्यू छोटा करेगा, ठीक है। यानी 3.14 के ही आसपास आंसर आना है, उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, ये बात फिक्स है, यानी अपना आंसर होगा 3.15, ये अपना आंसर होने वाला है। बहुत सिंपली चीज है, ठीक है, कैलकुलेटर के बिना भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें समझना है। नेक्स्ट आर्किमिडीज पे वापस क्वेश्चन है, आपको लग सकता है थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन हो, लेकिन आर्किमिडीज से ही ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो यहां पे बोला गया अपने पास दो केस है, ठीक है। पहला केस है 0 डिग्री पे, दूसरा केस है 4 डिग्री पे। तो मैं दो डायग्राम बनाता हूं। जीरो डिग्री पे है केस, 4 डिग्री पे है केस। दो केस लेते हैं। पहले तो जब 0 डिग्री की बात करेंगे तो हाइट है, यहां पे बोला गया है 20 डिग्री ऊपर, यानी यहां पे नीचे कितना है 80 सेंटीमीटर। और जब हम 4 डिग्री की बात करें तो 4 डिग्री पे बात करेंगे तो ये होने वाला है बच्चों 80 नहीं 7 ऊपर 29, यानी ये हो गया 79, यहां पे नीचे है 79, ठीक है। तो बोला गया है कि यहां की जो डेंसिटी है रो ऑफ वाटर एट 0 डिग्री और रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, इसका मुझे कंपैरिजन करना है। देखो दोनों केस में mg तो सेम होगा, ठीक है, यानी दोनों केस का बायोन्सी सेम लगेगा, क्योंकि दोनों में ये सिलेंडर रेस्ट पे है। तो इसमें नीचे लगने वाला है mg और यहां पे लगने वाला है बायोन्सी एट 0 डिग्री, यहां भी नीचे लगने वाला है mg, ऊपर लगने वाला है बायोन्सी एट 4 डिग्री, यानी दोनों का बायोन्सी भी सेम होने वाला है। क्योंकि mg सेम है तो मैं सीधा लिख सकता हूं बायोन्सी एट 0 डिग्री बराबर बायोन्सी एट 4 डिग्री। तो बायोन्सी की बात करेंगे तो बायोन्सी क्या लगता है, वॉल्यूम सबमर्ज इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो वॉल्यूम सबमर्ज यहां पे कितना है 80 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, रो ऑफ वाटर एट 0 डिग्री इंटू जी बराबर, यहां की बात करेंगे तो 79 एरिया ए, रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री इंटू जी। तो जी ए को जाने दो। तो यहां से हमें किसका रेशियो लेना है, हमें रेशियो लेना है डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री रिलेटिव टू 0 डिग्री, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री, वो हो जाएगा 80 अपॉन 79, यानी 1 से जस्ट बड़ा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लेना है, 1 से जस्ट बड़ा यानी 1.01, ये अपना आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वापस आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो समझते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी मास डेंसिटी दे रखी है, तो अगर उसको फ्लोट करवाना है, यानी वो डूबना नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए वाटर की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, मुझे मिनिमम डेंसिटी वाला केस, यानी वो जस्ट फ्लोट होगा, यानी जस्ट डूबने की तैयारी में होगा, ऐसा केस मुझे लेना है, ठीक है। तो जस्ट सबमर्ज का कंडीशन कौन सा है कि उसकी सरफेस जस्ट सबमर्ज हो जाए, इस तरीके का केस है। तो नीचे mg लगेगा, m मास होगा और ऊपर लगने वाला है fb, ये है रो वाटर। यहां पे जो डेंसिटी आएगी इस कंडीशन में वो अपना आंसर होगा। तो पहले बात करते हैं मास की, m की। तो मास कितना होगा बच्चों यहां पे, तो मास अगर मैं देखो यहां पे उसकी डेंसिटी रेडियली चेंज हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक स्फीयर मानना पड़ेगा, होलो स्फीयर, उसका वॉल्यूम निकाल के मास निकाल के इंटीग्रेट हम करते ही आ रहे हैं इसको।
तो ये होने वाला है रो आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर करेंगे तो 4 पाई रो 0 बाहर निकलेगा, अंदर बचने वाला है आर स्क्वायर माइनस आर रेस टू 4 बाई आर स्क्वायर डी आर 0 से आर। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 4 पाई रो 0 आर क्यूब बाई 3 माइनस आर क्यूब बाई 5। तो ये कितना आने वाला है 5 माइनस 3 2/15 यानी हो गया 8/15 पाई रो 0 आर क्यूब। और ये किसके बराबर होना चाहिए, बायोन्सी के बराबर। ये तो मास हो गया इंटू जी बराबर बायोन्सी। बायोन्सी का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब रो वाटर। रो वाटर तो यूनिफॉर्म होगा तो पाई पाई को जाने देते हैं, आर क्यूब को जाने देते हैं। ये होने वाला है 2 और ये होने वाला है 5। तो रो वाटर होगा 2/5 रो 0। रो वाटर होने वाला है 2/5 रो 0। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस आप एक बार आर्किमिडीज का कंसेप्ट जान लो तो बड़ी आसानी से ये होने वाला है। ठीक है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली जो कंडीशन दे रखी है कि वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग इन अ बकेट ऑफ वाटर एज अ 4 of 5 वॉल्यूम सबमर्ज। यानी पहली जो कंडीशन है, ध्यान से देखना कि ये कोई ब्लॉक है यहां पे, तो ये है रो ऑफ वुडन वुड और ये है रो ऑफ वाटर। अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो ये कितना होने वाला है 4/5 वी। तो पहली क्या कंडीशन निकलेगी बच्चों यहां पे 4/5 वी इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी बराबर टोटल वी रो ऑफ वुड इंटू जी। तो वीजी को जाने दो। तो यहां से हमें एक कंडीशन मिल गई बच्चों, रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5/4 रो ऑफ वुड। फिर दूसरा देखते हैं, पहले ये देखो हमने क्वेश्चन को पढ़ते गए और यहाँ पे डायग्राम बना के आगे गिनते गए। When a certain amount of oil poured into the bucket, it is found that block is just under the oil surface with half of its volume under water, half in the oil. यानी अब नई कंडीशन ऐसा है बच्चा, यहां पे ऑयल है, ब्लॉक जस्ट अंदर है, यहां पे इतना है ऑयल, यहां पे है वाटर, ये है वॉल्यूम V/2 और ये है वॉल्यूम V/2। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो बोला गया है रो ऑफ, तो ऑयल की डेंसिटी वाटर के टर्म्स में क्या होगी। देखो जब हाफ ऑफ वॉल्यूम होता है तब सिंपली हम कह सकते हैं कि भाई इसका मास बराबर इसकी बायोन्सी प्लस इसकी बायोन्सी। तो मास क्या आएगा, वॉल्यूम रो ऑफ वुड इंटू जी, ये हो गया mg बराबर इसका बायोन्सी V/2 रो ऑफ ऑयल इंटू जी प्लस V/2 रो ऑफ वाटर इंटू जी। वीजी को जाने दो। मुझे ऑयल और वाटर की कंपैरिजन करनी है तो मैं यहाँ पे वुड की जगह क्या लिखूंगा, रो ऑफ वुड बाय 4/5 रो ऑफ वाटर। ये हो गया 4/5 रो ऑफ वाटर बराबर रो ऑफ ऑयल प्लस रो ऑफ वाटर बाई 2। इसको सामने ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 8 माइनस 3/10 रो ऑफ वाटर बराबर रो ऑफ ऑयल। ठीक है, तो रो ऑफ ऑयल बाय रो ऑफ वाटर हो जाएगा 0.3। ऐसा तो कोई आंसर, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम बाई 2 आएगा, ये मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे बाई 2 आना है तो ये हो जाएगा बाई 2, यानी रो ऑफ ऑयल बराबर 6/10 यहाँ पे रो ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा 0.6। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर 0.3 आंसर होता तो मैं जल्दबाजी में टिक कर सकता था, ये गलती आपसे भी हो ही सकती है, अगर मेरे से हो रही है तो आंसर आ जाएगा 0.6। ठीक है, बायोन्सी बेस देखो इस तरीके के, और ये सारे क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन मैं हर बार बोलता आ रहा हूं। यानी आपको समझना है किस तरीके का ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर बार। ठीक है, बायोन्सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने इसलिए उसको दूसरे नंबर पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वापस आर्किमिडीज पे ही बेसिक क्वेश्चन है। तो हाफ सबमर्ज किया है पहली चीज तो, और लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना, डायग्राम पहले बनाते हैं। तो देखो एक ब्लॉक को हमने हाफ सबमर्ज किया है और इसको हमने कनेक्ट किया है स्प्रिंग से, स्प्रिंग कांस्टेंट है K। ठीक है, और ये वॉल्यूम है V/2, इसका मास m है, लेंथ है L और एरिया है A। तो पहली चीज mg बराबर बायोन्सी प्लस स्प्रिंग फोर्स,
mg नीचे लगेगा, बायोन्सी भी ऊपर लगना है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन ऊपर लगेगा, तो ऊपर वाला फोर्स kx प्लस बायोन्सी कितना लेंगे बच्चों, कितना वॉल्यूम सबमर्ज है यहाँ पे L/2a, ये हो गया वॉल्यूम सबमर्ज इंटू सिग्मा जी, ये हो गया बायोन्सी बराबर mg मास इंटू जी। पूछा है यहाँ पे हमें x, तो x कितना होगा बच्चों mg माइनस L/2a सिग्मा जी अपॉन x। कॉमन क्या निकाला है यहाँ पे, mg बाई k कॉमन निकाला, सॉरी x पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा k और यहाँ पे लेंगे x, तो mg बाई k कॉमन निकालो, mg कॉमन k तो बाहर है ही ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एल ए सिग्मा बाई 2m, ये अपना आंसर आने वाला है। 1 माइनस 1/2 वाला कुछ आएगा एल ए सिग्मा बाई, ये अपना आंसर होगा। सिंपल, बस देखो बायोन्सी की खूबसूरती बच्चों ये है कि यहाँ पे मैकेनिक्स लग जाता है, आपको फोर्स बैलेंस करना है, कई बार टॉर्क भी बैलेंस करना पड़ सकता है, F बराबर ma भी लग सकता है, इसलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल हॉट फेवरेट रहा है यहाँ पे, क्योंकि जहां जहां भी मैकेनिक्स अंदर घुसेगा वहां पे क्वेश्चन की वैरायटी बहुत बनेगी, क्योंकि मैकेनिक्स की कोई लिमिट नहीं बच्चों, इसलिए मैकेनिक्स इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देख लो, ऑप्टिक्स देख लो, ऑसिलेशन वेव देख लो, थर्मो देख लो, जहां पे भी मैकेनिक्स घुसेगा वो टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन से हम उस टॉपिक को भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वापस ये बर्नौली नहीं आर्किमिडीज पे ही है, ये भी आर्किमिडीज बेस है। पहले समझते हैं, डायग्राम को थोड़ा बड़ा सा बनाता हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। ये है ρ1 ρ3 ρ2, बस हमें इनकी कंपैरिजन करनी है। तो सबसे पहली चीज ρ1 सबसे हल्का होगा, ρ3 सबसे भारी होगा और ρ3 बीच में है। ρ1 सबसे हल्का डेंसिटी, ρ3 की डेंसिटी उससे छोटी, सॉरी इससे ज्यादा, और ρ2 की सबसे ज्यादा डेंसिटी। ठीक है, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगा उतना वो नीचे चला जाएगा लिक्विड, यानी यहाँ पे लिख सकता हूं मैं ρ2 की सबसे ज्यादा, उससे कम ρ3 की, उससे कम ρ1 के आंसर आ गया 2 3 1, तो ρ2 ρ3 यहाँ पे सीधा आंसर। बहुत आसानी से हमने कर दिया, बस आपको फ्लूइड की प्रॉपर्टी थोड़ी पता होनी चाहिए, जितना लिक्विड भारे, जितना लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना वो नीचे रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डेंसिटी का खेल है, ये कितना वेट वाला है वो मैटर नहीं करता बच्चों, जो मैटर करता है वो है डेंसिटी। ठीक है, छोटी सी आप अगर छोटी सी खीली ले लो, छोटी सी नेल ले लो, वो भी पूरे समुद्र में नीचे डूब जाए, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। साइज मत देखो यहाँ पे बच्चों, फ्लूइड में हमें डेंसिटी देखना है, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना वो चीज नीचे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे हमें वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की बात की गई है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक जगह स्पीड v है और प्रेशर p है, एक जगह स्पीड स्मॉल v प्रेशर p, तो दूसरी जगह स्पीड कैपिटल V, तो बोला गया है और प्रेशर है p/2, तो उसका v कितना होगा। तो बर्नौली प्रिंसिपल लगा देते हैं, यहां का प्रेशर p प्लस यहां की एनर्जी हाफ रो v स्क्वायर बराबर यहां का प्रेशर p/2 प्लस हाफ रो v स्क्वायर हो जाएगा। यहां से p माइनस ये हो जाएगा p/2 बराबर हाफ रो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये जाने दो, हमें बोला है v स्क्वायर, यानी हो जाएगा p/रो प्लस v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, यानी यहां से v कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट p/रो प्लस v स्क्वायर, अंडर रूट p/रो प्लस v स्क्वायर, p/रो प्लस v स्क्वायर, ये हो गया अपना आंसर। सिंपल बर्नौली प्रिंसिपल, बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखो डायग्राम नहीं दिया तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है और वहां से आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वापस बर्नौली पे है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हॉरिजॉन्टल ट्यूब दिया गया है, 2 सेक्शन है यहाँ पे, इस तरीके से वापस बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। यहां का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 40 और यहां का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो है 20, यानी सिंपली चीज है, अगर यहां की स्पीड v हुई तो यहां की स्पीड हो जाएगी 2v, सिंपल ही है, कंटिन्यूटी क्वेश्चन a1 v1 बराबर a2 v2। दूसरा प्रेशर डिफरेंस की बात करें, जहां पे स्पीड ज्यादा वहां पे प्रेशर कम होता है, यानी अगर यहां का प्रेशर p1 है, यहां का p2 है, तो p1 तो यहां पे हम लिख सकते हैं p1 माइनस p2 बराबर 700, ये भी हमें दिया गया है। तो हमें रेट ऑफ फ्लो पूछा है, यानी अगर मैं यहां का एरिया बात करूं 40, तो यहां का रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, Q बराबर AV, ये हमें पूछा गया है। तो पहले तो मुझे V निकालना है, मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करता हूं।
तो P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो 2V का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे स्पीड डबल है बड़ी आसानी से। तो P1 को सामने P2 को ले जाओ तो P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो 4V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर यानी 3V स्क्वायर। P1 माइनस P2 कितना होगा बच्चों 700 बराबर हाफ रो यहां पे कितना होने वाला है बच्चों, वाटर ही है ना, ठीक है वाटर है 1000 तो रो हो जाएगा 1000, ये हो गया 3/2 इंटू वी स्क्वायर। तो ये होने वाला है 1400 अपॉन 3000 बराबर वी स्क्वायर। तो v कितना आने वाला है, इसको हाफ करेंगे तो 7/15, तो v आने वाला है √7/15। तो मुझे बोला गया है बच्चों q यानी एरिया इंटू वी, और q का यूनिट कौन सा है, q का यूनिट सेंटीमीटर में, यानी एरिया को सेंटीमीटर में रखूंगा, स्पीड को चेंज करूंगा सेंटीमीटर में। तो एरिया ऑलरेडी दिया है 40। देखो AV यानी अगर मैं ये v लेता हूं तो एरिया इसका लूंगा, अगर मैं इसकी स्पीड लेता हूं तो एरिया ये लूंगा। यानी अगर मैं 2v इंटू 20 कर सकता हूं या फिर v इंटू 40, दोनों एक ही चीज है। तो मैं यहां पे v इंटू 40 ले रहा हूं। तो ये कितना होने वाला है, एरिया है 40 और v कितना होगा 7/15 इंटू 100, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। यानी ये हो जाएगा बच्चों 4000 7/15 यानी 1/2 का रूट, ये हो गया 1.4। ठीक है, इस तरीके से यहां पे हम लिख सकते हैं। तो ये होने वाला है बच्चों 40,000/14 यानी ये हो जाएगा 20,000/7, 7 या 21। ठीक है, यानी 3 के आसपास 3000 के आसपास का अपना आंसर होने वाला है, और वो रहा 3020, ये होगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11, फिर ये दोनों क्वेश्चन देखो बर्नौली बेस है, डायग्राम नहीं दिया गया। ये बच्चों ध्यान रखना, ऐसे में बहुत गलतियां करते हैं, अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाते हैं। उनको आदत है कि फिजिक्स यानी डायग्राम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन में डायग्राम बनने के पूरे चांस है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते इंटरप्रेट भी करना है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वरना आप नहीं कर पाओगे, इस चीज को समझना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लैमिनार फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म डायग्राम है। तो पाइप में 2 सेक्शन है, इसका जो डायमीटर है और ये डायमीटर दोनों के यहां पे कंपैरिजन की है। मैक्सिमम डायमीटर है 6.4 का, मिनिमम डायमीटर है 4.8 का। ठीक है, ये डायमीटर, यानी हमें यहां से एरिया की भी कंपैरिजन हो सकती है। तो यहां पे रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहां की वेलोसिटी होगी v मिनिमम, यहां की वेलोसिटी होगी v मैक्सिमम। तो अगर हम बात करें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मानो एरिया है a मैक्स और ये एरिया होगा a मिनिमम। तो v मिनिमम a मैक्स बराबर v मैक्सिमम a मिनिमम। तो यहां से लिख सकते हैं बच्चों v मिनिमम अपॉन v मैक्सिमम बराबर a मिनिमम अपॉन a मैक्सिमम। अब डायमीटर पता है, एरिया ढूंढना है, यानी डायमीटर से मुझे रेडियस का रेशियो मिल जाएगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे एरिया का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, यानी डायमीटर का जो रेशियो है उसका मुझे स्क्वायर करना है। ए मिनिमम है यहाँ पे 4.8 यानी 48/64। यहाँ पे कैसे होगा, 16 का पार्ट हो सकता है, 16 इंटू 3 3/4 यानी ये हो गया 9/16। रेशियो होने वाला है v मिनिमम अपॉन v मैक्सिमम 9/16। ये अपना आंसर आने वाला है, 9/16 अपना आंसर होगा। ठीक है, तो बस आज यहीं तक है बच्चों। हमने यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 किया है। ठीक है, टोटल 3 पार्ट का ये वीडियो होने वाला है। आगे हम और बर्नौली के क्वेश्चन देखेंगे, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पूरे सेशन में हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये चीज मान के चलो आप, फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन तीनों में से मिनिमम 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, पूरे चांस है कि फ्लूइड मैकेनिक्स से तो एक आना ही आना है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी 2 में से किसी एक चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, और उसके भी ज्यादा चांस रहते हैं सरफेस टेंशन के। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि विस्कोसिटी को हम स्किप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो कभी कहीं से भी आ सकता है, इसके लिए हमें अपना माइंड ओपन रखना है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ट्रेंड की बात करता हूं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें 2 पार्ट हो गए, स्टैटिक वाला पार्ट आर्किमिडीज यानी बर्नौली, ये हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स की बात। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में से एक क्वेश्चन पक्का है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी 2 में से एक क्वेश्चन के पूरे चांस है। लेकिन इस बार का जो पैटर्न 25 क्वेश्चन से कन्वर्ट करके 30 का वापस बना दिया गया है, तो पूरे चांस है कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी दोनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है।
तो आज यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट डे नंबर 27 में हम फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम विस्कोसिटी सरफेस टेंशन की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। जय भारत।